हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय पूजा। आज हम पढ़ेंगे क्लास +2 का चैप्टर 3 जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ जो नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने दो लॉज दिए हैं। लॉज बोलो या रूल्स बोलो। तो फर्स्ट बोला जाता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है उसे जंक्शन रूल और किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोला जाता है। तो जो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ ने वो किस पे दिया है, करंट से रिलेटेड दिया है। ठीक है। अब है सेकंड किरचॉफ्स का लॉ। जो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है उसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसी तरह से फर्स्ट लॉ को भी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या कहता है। जो फर्स्ट लॉ है तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कह रहा है किसी भी जंक्शन पर जो सम होगा करंट एंटरिंग द जंक्शन वो किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन में एक वर्ड आ रहा है जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहां पर तीन या तीन से ज्यादा वायर्स या कंडक्टर आपस में मीट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये ए जो है वो हमारा जंक्शन है। ठीक है। तो यहाँ से एक वायर ये आई, एक ये आई, यहाँ पर हमारे पास ये रजिस्टर कंडक्ट है। तो अब यहाँ पे देखो दो वायर्स और एक ये रजिस्टर्स यहाँ पे कनेक्ट है, तो ये क्या है, जंक्शन है। ठीक है। जब तीन या तीन से ज्यादा वायर्स या कंडक्टर जिस पॉइंट पर मीट करते हैं तो उस पॉइंट को बोला जाता है जंक्शन। अब हमारे पास डेफिनेशन क्या कह रही है, ये कह रहा है कि जंक्शन पर जो करंट होगा, सम ऑफ करंट एंटर जितना करेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जितना कि करंट लीव करेगा जंक्शन को उनको ऐड कर देंगे तो उसके इक्वल होगा। ठीक है। देखो इसको आप डेफिनेशन से समझ सकते हो। यहाँ पर एक बार हम फिगर में देख लेते हैं, ये उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये आपके पास फिगर है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो करंट एंटर कर रहा है, देखो ये करंट एंटर कर रहा है, ये करंट एंटर कर रहा है, जंक्शन में आ रहे हैं ना, ये वाला I2 I1 और I6 ये जंक्शन में आ रहे हैं। तो ये इसको हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कह रहा है कि सम ऑफ एंटरिंग द करंट I1 प्लस I2 और प्लस I6 ये एंटर कर रहे हैं ना, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, इज इक्वल टू द सम ऑफ लीविंग द जंक्शन। अब जंक्शन को छोड़ कौन कौन से करंट रहे हैं, I3 I4 और I5। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, I4 प्लस I5 और प्लस I3। ठीक है। पहली डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि जो अगर उन सभी करंट्स का सम कर दे जो जंक्शन के अंदर आ रही हैं वो किसके इक्वल होंगे, सम ऑफ ऑल द करंट जो कि जंक्शन को लीव कर रहे हैं। तो इस तरह से ये पहली डेफिनेशन बोलता है किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल। क्लियर है। एक तरह इसको दूसरी तरह से भी बोला जाता है कि जो टोटल करंट है वो जीरो होगा जंक्शन पर अगर हम एंटरिंग करंट को पॉजिटिव लेते हैं और लीविंग करंट को नेगेटिव साइन लेते हैं। ये कन्वेंशन है साइन की, आप ऑपोजिट भी ले सकते हैं, पर यही मानते हैं हम कि जो जंक्शन में एंटर कर रहा है करंट उसको तो कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, और जो लीव कर रहा है उसको नेगेटिव लेते हैं। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। तो अब एंटर कौन कौन से कर रहे हैं, I2 I1 और I6, तो इनको पॉजिटिव ले लेते हैं। ये कितना हो गया, I1 प्लस में I2 प्लस I6, ये तो हमने पॉजिटिव साइन के लिए लिए। और साइन कन्वेंशन क्या करिए, जो जंक्शन को लीव करके जा रहे हैं उन करंट को कैसा लेना है, नेगेटिव। तो यहाँ पर माइनस का I3 माइनस I4 और माइनस की I5 इक्वल टू 0। ये टोटल सम कर दिया ना सभी करंट्स का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि जो करंट्स थे
जो जंक्शन के अंदर आ रहे हैं उनको तो हमने पॉजिटिव ले लिया, और जो जंक्शन को लीव करके जा रहे हैं उनको नेगेटिव ले लिया। तो जो टोटल करंट होगा जंक्शन पर वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो सेकंड डेफिनेशन ये है आपकी। आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। अब देखो एक बार फिर रीड कर लेते हैं इनको, कि जंक्शन पर जो सम है करंट एंटरिंग द जंक्शन वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। कि जितना करंट जंक्शन पे अंदर एंटर कर रहा है अगर उसका सम कर दे तो वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। जितना करंट जंक्शन को लीव कर रहा है अगर उन सबको ऐड कर दे उसके इक्वल होगा। जंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको, जहां पर 3 या इससे ज्यादा वायर या कंडक्टर आपस में मीट करते हैं तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, जंक्शन। ये सेकंड डेफिनेशन से मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि जो करंट एंटर कर रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो करंट जो है वो लीव कर रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। और टोटल करंट किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन पूरे करंट का करें तो वो जीरो के इक्वल होगा जंक्शन के ऊपर। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा ये फर्स्ट लॉ है ये किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस है, तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस है। इसका क्या मतलब है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर किस तरह से बेस है, इसका मतलब है कि चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो मतलब चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब जितना चार्ज एक करंट क्या होता है, करंट, ये हमारा करंट आ रहा है ना, करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, तो मतलब एक सेकंड के अंदर यहाँ जंक्शन पर जितना चार्ज आ रहा है उतना ही एक सेकंड के अंदर यहाँ से लीव हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो चार्ज है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। तो एक सेकंड पे यहाँ पर जितना चार्ज आ रहा है उतना ही जंक्शन को एक सेकंड के अंदर लीव करके जा रहा है। इसलिए जो आपका किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है ये किस पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में सिर्फ इतनी ही बातें थी। एक यहाँ से नोमेरिकल आपको पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये दे दे कि I1 1 एम्पियर का है, यहाँ पर अगर ये 2 एम्पियर का गिवन है करंट और ये जो है वो 3 एम्पियर का गिवन है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 एम्पियर दे दे और इसकी वैल्यू हमें 0 एम्पियर दे दे, 0 नहीं 2 एम्पियर दे दे। ठीक है, तो यहाँ से I4 की वैल्यू हमें पूछ सकता है, तो इजिली हम I4 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि जो एंटर कर रहा है उसको इक्वेट कर सकते हैं, या तो पहली डेफिनेशन से निकाल रहे हैं, जो एंटर कर रहा है उनको सबको क्या कर दो, पॉजिटिव ले लो, 1 2 प्लस 3, और जो लीव कर रहा है उनको नेगेटिव ले लो, तो माइनस में ये 5, I5 की वैल्यू कितनी है 2 और ये I3 की कितनी है माइनस के 1, और हमें किसकी निकालनी है I4 की निकालनी है, तो टोटल इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से I4 को इधर ले आएंगे और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 3 6, और 6 में से 3 गए तो कितना रह गया 3 3 6 6, और ये कितना हो गया 3, तो यहाँ पर कितना लेफ्ट रह गया 3 एम्पियर। तो आपके पास I4 की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, कितनी आ गई 3 एम्पियर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, जो कि है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये क्या कहता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कि जो एल्जेब्रिक सम होगा किसका, चेंज इन पोटेंशियल, ये हमने लगाया एल्जेब्रिक सम का साइन और हमें कह रहा है चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल मतलब डेल वी, ये किसके इक्वल होगा, अराउंड ए क्लोज लूप। कैसे लूप में, क्लोज लूप में ये हमारा 0 होगा। ठीक है, देखो जैसे कि क्लोज लूप का क्या मतलब है कि यहाँ पर देखो आपने एक क्लोज लूप बना दिया। ठीक है, मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है A B और C और D, तो जब आप A से चलकर और दोबारा से A पर आ जाते हो तो ये आप क्या बना देते हो, एक क्लोज लूप बना देते हो। तो यहाँ पर देखो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जब आप एक पॉइंट से चले और वापस उसी पॉइंट पर आ गए तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। तो यही कह रहा है कि एक क्लोज लूप में चेंज इन पोटेंशियल जो है वो 0 होगा।
अगर हम एल्जेब्रिक सम ले लेते हैं सभी पोटेंशियल का, चेंज इन पोटेंशियल का क्लोज लूप में, तो वो क्या होगा, 0 होगा। और ये किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस है, तो ये बेस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर किस तरह से बेस है ये, तो देखो चेंज पोटेंशियल क्या होता है आपके पास, पोटेंशियल की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी, तो ये क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, कि एक यूनिट चार्ज को किसी भी इंफिनिटी से लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, तो वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। तो अब यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल क्या है, 0 है, तो मतलब हमें वर्क डन भी क्या करना पड़ेगा, 0 ही करना पड़ेगा। यहाँ से देखो डेल वी की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल तो 0 है क्लोज लूप में, कोई चेंज ही नहीं हुआ पोटेंशियल में, हम जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो कोई वर्क डन नहीं करेंगे तो हमारे एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो एनर्जी भी कैसे रहेगी, कंजर्व रहेगी। क्लियर है। इसमें आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा कि जो हमारी एनर्जी होती है वो जैसे कि आपकी किसके इक्वल होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हम पढ़ते थे वो नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन के इक्वल होती है, ठीक है। अब हम कोई वर्क डन ही नहीं कर रहे तो एनर्जी में कुछ चेंज ही नहीं होगा, एनर्जी कैसी रहेगी, कंजर्व रहेगी, इसलिए किस पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। क्लियर है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी, हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसको किस तरह से न्यूमेरिकल में हम लगा सकते हैं, क्योंकि जो किरचॉफ्स का लॉ है वो कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व करने के लिए लगाया जाता है, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो तो हम इससे लॉ की हेल्प से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम किस तरह से किरचॉफ्स लॉ को लगाएंगे, तो कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो इजिली आपके न्यूमेरिकल बन जाएंगे। देखो सबसे पहले हमें जो सर्किट दिया होगा उसमें कोई सेल होगा, तो उस सेल से हम करंट निकाल लेंगे, ठीक है, करंट निकालेंगे, फिर हम उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एक लूप बनाए, लूप चूज कर लेंगे, कैसा, क्लोज लूप, एक ऐसा लूप चूज कर लेंगे जिसमें क्या होगा, सेल्स और रजिस्टर्स होंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमें एक लूप, क्लोज लूप जो है वो चूज कर लेना है, कैसा लूप होना चाहिए, क्लोज लूप, ठीक है। क्लोज लूप हम चूज करेंगे जिसमें सेल्स और रजिस्टर हो सकते हैं, फिर हम एक पाथ बनाएंगे, और जो हम पाथ बनाएंगे वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसा भी हो सकता है। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास है कि सेल, हम देखते हैं कि सेल में जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल है वो कब पॉजिटिव लेंगे, जब भी आप सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव जाओ ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पोटेंशियल देखो इंक्रीज हो रहा है, तो कैसा लेना है, पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है, बस आप ये ध्यान में रख लो, तो इसका रिवर्स तो ऑटोमेटिकली आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाओ, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और तो उस टाइम हमें कैसा लेना है, चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है। अब बात करते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल रजिस्टर में हमें कब पॉजिटिव लेना है, तो जो हम मान लेते हैं पाथ जो है वो हमने ऐसा चुना है, न्यूमेरिकल में आपको और भी क्लियर हो जाएगा, एक बार बस ये रूल आप पढ़ लीजिए ताकि आपको थोड़ा ध्यान में रह जाए, तो क्वेश्चन करेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं जो पाथ है हमने इस तरह का चुना है, ठीक है, और जो हमारे करंट की डायरेक्शन है वो भी यही है, करंट की डायरेक्शन जो है वो इससे अपोजिट ले लेते हैं, करंट ये है और ये हमारी पाथ की डायरेक्शन है, जब भी करंट की डायरेक्शन और जो हमने पाथ चूज किया है उसकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो, तब हमें चेंज इन पोटेंशियल रजिस्टर के अंदर जो है वो पॉजिटिव लेना है। सेल का पॉजिटिव कब लोगे, जब नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर जाओगे, और रजिस्टर में पॉजिटिव कब लोगे, जब आपके पाथ और करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तभी आपको चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है, अदरवाइज नेगेटिव लोगे। और इससे भी अपोजिट केस है, मतलब जब आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हो तब नेगेटिव लोगे, ठीक है। तो एक केस याद रख लो आप, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला, तो इससे रिवर्स तो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान ही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, जिससे आपको और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है, ठीक है। तो इस सर्किट डायग्राम में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, किरचॉफ्स लॉ लगाना है हमें, ठीक है। यहाँ से हमें किरचॉफ्स लॉ लगा के और करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हर ब्रांच में। ये क्या है, ए बी एक ब्रांच है, बी सी एक ब्रांच है, सी डी एक ब्रांच है, ए डी एक ब्रांच है, तो हर ब्रांच में करंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या स्टेप पढ़ा है कि हम इस सेल से कोई करंट निकालते हैं,
सेल से सबसे पहले हमने करंट निकाला है। ये हमारे पास सेल है और करंट कैसा होता है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से मान लेते हैं यहाँ पर हमने करंट निकाला आई, ठीक है। तो ये करंट जब यहाँ पर आई जा रहा है तो इस पॉइंट पर आके ये करंट क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले हमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है पूरे सर्किट के अंदर। तो जब ये करंट आई यहाँ पर आया तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कि यहाँ पर हमारा गया I1 और यहाँ पर कितना जाएगा, टोटल I आ रहा था तो I में से I1 इधर चला गया तो बचा हुआ यहाँ पर I माइनस I1 होगा। मान लो यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रहा था आपका, ठीक है। तो यहाँ पर चला गया 3 एम्पियर और यहाँ पर कितना जाएगा, 5 में से 3 गए, ये 5 माइनस 3 कितना गया, 2 एम्पियर। ये तो हमने वैल्यू ले ली, ठीक है। लेकिन अभी तो हमें वैल्यू नहीं पता कि करंट कितना आ रहा है, तो वेरिएबल हमने लिया है। यहाँ पर आप ऐसे भी मान सकते हो कि यहाँ से I1 गया और यहाँ पे I2 गया, लेकिन फिर एक वेरिएबल और इंक्रीज हो जाता है तो जो इक्वेशन बनेंगी उसको सोल्व करने में थोड़ी हमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम इस तरह से लेते हैं कि एक वेरिएबल कम ही रहे। तो यहाँ से I1 गया तो यहाँ से कितना गया, I माइनस I1, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा I1 करंट यहाँ पे आ गया तो अब यहाँ पे फिर दो ब्रांचेस होगी, करंट जो है वो डिवाइड होगा। मान लेते हैं यहाँ पर तो कितना गया, IG करंट गया, IG, ठीक है। और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है इसलिए ये G हम लगा देते हैं, ठीक है। वरना यहाँ आप कोई और भी नोटेशन तो किसी तरह के दे सकते हो आप। हमने यहाँ पर IG मान लिया, जो करंट गया उसको IG, और यहाँ पे कितना जाएगा कि जो I1 आ रहा था उसमें से IG तो इधर चला गया तो जो बच गया वो इस ब्रांच में जाएगा, तो I1 माइनस IG हो गया। यहाँ पर हमारा कितना आ गया, I1 माइनस IG। अब यहाँ पे देखो I माइनस I1 आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है I, ये करंट आ गया आपका यहाँ पर I माइनस I1 और यहाँ से कितना आ रहा है IG। तो यहाँ से ये दोनों करंट आपस में मिल जाएंगे, इसमें से आ रहा है I माइनस I1 और यहाँ से आ रहा है IG। तो यहाँ से दोनों करंट मिलके ये कितना जाएगा, यहाँ से I माइनस I1 IG। तो ये करंट यहाँ पर आ गया और यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से हमारे पास आ रहा है यही वाला करंट आ रहा है ना I माइनस IG। तो यहाँ पे आया I माइनस IG और यहाँ से आ रहा है I माइनस I1 और या IG। तो यहाँ से देखो कौन सा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस IG है, ये I1 है और ये प्लस IG है, ये माइनस IG है प्लस IG, ये I, यहाँ पर ये I1 है और प्लस का और ये माइनस का I1 है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ रिमेनिंग I करंट रह गया। तो ये होता है कि जितना करंट हम सेल से लेते हैं उतना ही सेल को लौटा देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास करंट वापस हमने सेल को कितना दे दिया, I। यहाँ से हमने सेल से I करंट लिया था और वापस करंट सेल को कितना करंट लौटा दिया, I। क्लियर है ये आपको करंट की डायरेक्शंस, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं, अब सेकंड में हमने क्या पढ़ा था कि हमें एक क्लोज लूप चूज करना है। तो सबसे पहले आप कितने भी लूप जो है वो चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्लोज लूप चूज कर लिया है, कौन सा, A B D A, ठीक है। ये वाला लूप हमने चूज कर लिया है। तो यहाँ पर देखो इसकी इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे हम। अब यहाँ से हमारे पास I करंट आ रहा है, यहाँ से देखना है हमें तो अपने क्लोज लूप में A B D A में। तो यहाँ से देखो हम एक पाथ बनाएंगे, हमने इस तरह से क्लॉकवाइज पाथ बना लिया, ठीक है, कि हमारा इस तरह से हमने ये पाथ बना लिया क्लॉकवाइज। तो अब हमें देखना है, देखो यहाँ से हमारा करंट भी ऐसे जा रहा है और हमारा पाथ भी ऐसे जा रहा है, दोनों की सेम डायरेक्शन है। और हमने पढ़ा था कि रजिस्टर में हमें पोटेंशियल जो है वो तब पॉजिटिव लेंगे तब दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन अब तो दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो अब हमें पोटेंशियल कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू IR। तो I है हमारे पास और R भी है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, V। और ये कैसा लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, पाथ की भी और करंट की भी। इसलिए हमारे पास ये कितना हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल I1 10 इंटू में 10 I1, और कैसा लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर आ गए, अब हमारा पाथ भी ऐसे है और करंट की डायरेक्शन भी ऐसे है। ये देखो पाथ भी ऐसे जा रहा है ना और करंट की डायरेक्शन भी ऐसे है। अब भी नेगेटिव होगा, पोटेंशियल किसके इक्वल होगा,
आई इंटू में आर, आई कितना है यहाँ पर, आई माइनस का लेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन है पाथ और करंट की, तो आई नेगेटिव लेंगे और आई जी करंट है और 5, तो 5 आई जी होगा। V लेना है ना हमें, तो चेंज इन पोटेंशियल बोला था क्लोज पाथ में, तो V इज इक्वल टू आई आर होगा, तो I इंटू में आर। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमारा पाथ तो ऐसे है लेकिन करंट ऐसे आ रहा है, हम तो ऐसे जा रहे हैं ना, देखो हमारा पाथ जो है वो ऐसे ऐसे जा रहा है और करंट इससे अपोजिट आ रहा है। करंट कैसे आ रहा है, ऐसे अपोजिट आ रहा है, तो अब हम कैसा लेंगे, पोटेंशियल को पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव साइन आया और प्लस में यहाँ पर रजिस्टर कितना है 5 रेजिस्टेंस और करंट कितना जा रहा है I माइनस I1, तो I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। ये सारा चेंज इन पोटेंशियल किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल, ठीक है। इस तरह से ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली। अब हम सेकंड क्लोज लूप चुनते हैं, ये वाला चुन लेते हैं। अब हम कौन सा, ये हम बी सी डी, बी सी डी और बी, अब ये वाला ट्राइंगल चुन लेते हैं, इसमें लगाते हैं हम, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से शुरू करते हैं बी से, तो अभी भी लाभ जो पाथ है, सबसे पहले पाथ चुनेंगे, तो अभी भी हमने ये क्लॉकवाइज पाथ चुन लिया, ठीक है, ये कैसा चुन लिया, क्लॉकवाइज पाथ चुन लिया। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पाथ की भी डायरेक्शन यही है और करंट भी ऐसे ही आ रहा है, तो नेगेटिव लेंगे, आई आर माइनस के 5 इंटू में I1 माइनस आई जी, क्या आ गया हमारे पास पोटेंशियल। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हमारे पाथ तो ऐसे जा रहा है, ठीक है, पाथ की डायरेक्शन तो ये है, पाथ की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन करंट क्या है, इससे अपोजिट आ रहा है, करंट इससे अपोजिट आ रहा है, तो अपोजिटिव लेंगे, तो आई आर कितना हो जाएगा 10 और आई ये हो जाएगा टोटल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्लस का 10 इंटू में आर इंटू में आई, जो कि पोटेंशियल हो गया, V इज इक्वल टू आई आर है ना, तो हमें पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, आई आर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास V आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से देखो, हमारे डायरेक्शन ये है पाथ की, लेकिन करंट इससे अपोजिट आ रहा है, अपोजिट आ रहा है ना करंट, तो अब कैसा लेंगे पॉजिटिव, तो प्लस का ये किसका है 5 ओम का रेजिस्टेंस है इंटू में आई जी, ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन, क्लियर है। अब हमें एक इक्वेशन और बनाते हैं हम लूप लेके, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, कौन कौन से, आई, I1 और IG, तो हमें 3 इक्वेशन तो चाहिए इनको सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन और बनाते हैं, अब की बार हम क्लोज लूप कौन सा ले लेते हैं, हमारा ये ले लेते हैं हम EABCE, यहाँ से शुरू होते हैं, A यहाँ पर, B और C और फिर E तक आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लोज लूप लिया हमने, तो यहाँ से देखो, अब हमारे पास सेल भी आ गया, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सेल आ गया। अब यहाँ पे तो सेल देखो, हम जो अभी भी पाथ जो है वो पूरे सर्किट में इस तरह का क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ठीक है, ये हमने अपना पाथ बना लिया। तो अब हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, तो कैसा लेना है सेल की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा प्लस के 10, ये तो वोल्टेज ही है, तो प्लस के 10 ले लिया हमने, ठीक है, प्लस के 10। अब यहाँ पर आए हम, यहाँ पर आए, तो यहाँ पर देखो हमारा पाथ की डायरेक्शन भी यही है और करंट की भी यही है, इसका मतलब हम कैसा लेंगे नेगेटिव लेंगे, तो माइनस के 10 I1 हो गया। यहाँ पर ये रह गया एक हमारा, इसको और देख लेते हैं, देखो यहाँ पर हमारे करंट की ये पाथ की डायरेक्शन भी यही है और करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो 10 इंटू में आई, ये 10 इंटू में आई हो गया, ठीक है, 10 इंटू में ये यहाँ पर देखो हमारा पाथ भी ऐसे है और करंट भी, ये देखो पाथ यहाँ पे आगे बढ़ाओगे तो ये पाथ की डायरेक्शन भी यही है और इस करंट की डायरेक्शन भी है, इसलिए हमारा नेगेटिव आया 10 आई, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे ही है, पाथ की डायरेक्शन ये है और करंट की भी यही है, तो माइनस के 10 I1 हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, तो हमारे पाथ की डायरेक्शन भी यही है और करंट की भी यही है, तो माइनस के 5 I1 माइनस IG हो गया। और यहाँ पर फिर हम अपने पाथ पर आए, तो यहाँ पर कोई और कंपोनेंट नहीं है, तो इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके पास ये 3 इक्वेशन हो गई और 3 ही आपके पास वेरिएबल हैं। तो जब आप इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये इजिली सोल्व तो कर सकते हो आप, कि 2 में से एक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो वहां से I1 की वैल्यू ये आएगी, बीसी ब्रांच में कौन सा करंट जा रहा है, एबी ब्रांच में कौन सा करंट जा रहा है I1, तो I1 की वैल्यू 4/17 एम्पियर आ गई। बीसी में, बीसी ब्रांच में टोटल करंट कौन सा जा रहा है I1 माइनस IG आ रहा है, I1 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट करोगे तो वहां से IG की वैल्यू आ जाएगी।
इसी तरह से CD ब्रांच में ये करंट जाएगा -4/17, AD ब्रांच में इतना जाएगा, BD में ये जाएगा, और टोटल करंट I की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? I हमने किस में डिवाइड किया है? I हमारा जो है वो इसमें डिवाइड किया है I1 में, और इस तरफ जो गया है वो कौन सा हो गया था? I माइनस I1। तो ये जब I1 और I2 की वैल्यू पुट करोगे तो टोटल करंट I की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी 10/17 एम्पियर। ये तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और देते हैं, जिससे हमारा बेसिक एम क्या है, हमें सर्किट डायग्राम में ये इक्वेशन बनानी सीखनी थी। किरचॉफ्स लॉ लगाने का ये मतलब है हमारा। ये मैथमेटिकल जो इक्वेशन है ये तो आप इजीली सोल्व कर ही लोगे, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सेल लेते हैं, मान लेते हैं इस सेल है, तो जब भी आप सोल्व करें क्वेश्चन को तो आपका प्रेफरेंस ऐसा होना चाहिए कि जो बड़ी सेल है उसी से करंट निकालो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जल्दी बन जाते हैं, हो उससे भी जाएगा, पर कई बार नेगेटिव वैल्यू आती है, तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि तो आंसर आपका लास्ट में नेगेटिव आ गया, तो मतलब ये है कि जो डायरेक्शन हमने करंट की ली है वो उससे अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। नेगेटिव का मतलब ये है। तो जब आप मे बी कम चांसेस है, जब बड़ी सेल से करंट निकालोगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आती है, ठीक है। तो आप अब लूप लेते हैं ABCA, तो यहाँ से ABCA ये हमने लूप ले लिया, ये ऊपर वाला। तो यहाँ से शुरू करते हैं, इस सेल से हमने करंट निकाली, सबसे पहले पाथ बना लेंगे, तो वही हमारा क्लॉकवाइज है। जो ये पाथ है ये आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक क्लोज लूप में क्लॉकवाइज लो तो दूसरे में एंटी नहीं ले सकते, किसी तरह का भी ले सकते हो। क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही आएगा आंसर, ठीक है। ये I1 I2 की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन जब आप हर रजिस्टर में करंट निकालोगे ना वो सेम आना चाहिए सबका, ठीक है। ओके स्टार्ट करें। तो हमारे पास अब लूप लिया हमने ABCA, ये वाला लूप लिया है, और पाथ की डायरेक्शन हमने ये बना ली। तो यहाँ से शुरू करते हैं, देखो ये हमारे पाथ की डायरेक्शन है, और सेल में देखो नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, हम सेल में कैसे आ रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो प्लस का 10 लोगे तो सेल के लिए तो प्लस का 10 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास I1 करंट आ गया है, तो मान लेते हैं यहाँ पे आके करंट डिवाइड होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर I2 गया है, और यहाँ पर कितना हो गया? I1 में से I2 माइनस हो गया, वो करंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसमें लगाते हैं हम, यहाँ पर देखो हमारे पाथ की डायरेक्शन भी यही है और करंट की यही है, तो नेगेटिव होएगा, मतलब कितना आ जाएगा? ये 4I2 आ जाएगा पोटेंशियल। V इक्वल टू IR हो गया, I2 है और R 4 ओम है। अब इस तरह से यहाँ पर आ गए हम, तो हमारे पाथ की डायरेक्शन भी यही है और जो करंट की डायरेक्शन भी यही है, मतलब सेम डायरेक्शन है, मतलब नेगेटिव साइन आएगा। तो माइनस के 2 इंटू में I2 प्लस I3 है, देखो I2 प्लस I3, ठीक है। ये वाली ब्रांच भी होगी। फिर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर देखो हमारे करंट पाथ की डायरेक्शन भी यही है और करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो मतलब 1 इंटू में I1, 1 इंटू में I1 लिखो या I1 1 ना भी लिखो, यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो, बात एक ही है। माइनस के I1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये किस लूप के लिए बना दी हमने? ABC के लिए, ठीक है। अब हम दूसरा लूप ले लेते हैं जो भी है ACDA, ये बनाते हैं ACDA, ये वाला लूप ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना पाथ बना लेते हैं कि इस तरह जाएंगे हम। तो यहाँ से देखो अब ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पे सेल देखो पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव की आ रहा है, तो -10 होएगा सेल के लिए। अब यहाँ से हमारा डायरेक्शन ये है पाथ की, और करंट ऐसे आ रहा है, तो ये क्या होगा? अपोजिट हो गए दोनों के डायरेक्शन, तो पॉजिटिव होगा, प्लस के 1I1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखो हमारे पाथ की डायरेक्शन ये है और करंट की भी है, सेम है, तो माइनस के 2 और इंटू में करंट कितना हो जाएगा? I2 प्लस I3 माइनस के I1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आए, हमारे पाथ की डायरेक्शन ये है, लेकिन करंट इससे अपोजिट आ रहा है, तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है पाथ और करंट की, तो पॉजिटिव लेंगे 4, और करंट कितना है इस ब्रांच में? I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड लूप हम कौन सा लेते हैं? हम लेते हैं B, यहाँ से शुरू करते हैं B E, ये B E और D और C, और ये मतलब ये वाला ट्रायंगल है आपकी बात, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम, यहाँ से हम अपना उसी तरह से ये
पाथ बना लिया हमने अपना क्लॉकवाइज ही। तो यहाँ से शुरू करेंगे। देखो हम ऐसे आ रहे हैं पाथ, लेकिन करंट अपोजिट जा रहा है। ठीक है, पहले सेल की बात कर लेते हैं। तो हम ऐसे आ रहे हैं, सेल में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, तो माइनस का 5 होगा, माइनस का 5 हो गया। अब ऐसे आए, हमारा पाथ ऐसे है लेकिन करंट अपोजिट आ रहा है, तो अब हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये प्लस का 2 इंटू में करंट ही होगा। इसी तरह से यहाँ पर हमारा पाथ ऐसे है, करंट अपोजिट आ रहा है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 2 इंटू में I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अब 3 इक्वेशन हो गई हमारे पास। देखो करंट किस तरह से डिवाइड हुआ है ये हम देखते हैं एक बार। यहाँ से सेल से I1 करंट निकाला, तो यहाँ पर तो I2 चला गया, ये क्या है, I2 चला गया, और यहाँ पर I1 में से I2 गया, बाकी बचा हुआ यहाँ पर आया। अब जो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर कितना है, I2 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास I2 है, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू देखो, पहले यहाँ से I1 माइनस I2 आया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से करंट आ रहा है I3। यहाँ पर जो करंट है ये हमारे पास, यहाँ पर I1 माइनस I2, यहाँ पे करंट है, अब डिवाइड होगा, तो मान लेते हैं इधर कितना जा रहा है, I3 जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा हमारे पास, यहाँ से करंट I3 आ रहा है, तो ये I3 यहाँ पर गया, और ये दोनों मिलके I2 प्लस I3 यहाँ पर कितने आएंगे, दोनों मिलके I2 प्लस I3 आएंगे, और यहाँ पर I2 प्लस I3 आया, और यहाँ से कितना आ रहा है, I1 माइनस I2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जितना हम सेल से करंट लेते हैं उतना ही उसको वापस करेंगे, मतलब यहाँ पर कितना आएगा हमारा, I1 हमने निकालना है, तो I1 ही सेल को देना पड़ेगा। ठीक है, तो I1 तो यहाँ चला गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, जो ये करंट है, यहाँ पर देखो I2 प्लस I3 यहाँ से आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, I1 माइनस I2, तो यहाँ से तो I3 चला गया, और इस तरह से यहाँ पर हम पूरा I1 सेल को वापस कर दिया सेल को। ठीक है, इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये 3 इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेंगे, और हमारे पास सभी ब्रांचेस में करंट की इक्वेशंस आ जाएंगी। क्लियर है, इस तरह से हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो I1 इतना आ जाएगा 2.5 एम्पियर, I2 इतना आ गया, I3 1.873 एम्पियर आ गया। ए बी ब्रांच में करंट इतना आ जाएगा, ये I1 I2 I3 की वैल्यू है, और ब्रांचेस में करंट इतना आ जाएगा। जो मतलब ब्रांचेस का मीनिंग क्या है, जैसे कि आपने देखा है अभी, यहाँ पर देखो इस ब्रांच में, ए बी ब्रांच में I2 जा रहा है, तो I2 की वैल्यू कितनी होगी, इस ब्रांच में कितना जा रहा है, I1 माइनस I2 जा रहा है, तो उसकी कितनी वैल्यू होगी। तो इस तरह से आप इजीली इन इक्वेशंस को सोल्व करके ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।